नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल नाइस इंग्लिश क्लास में। दोस्तों, इससे पहले अपन ने जो क्लास थी उसके अंदर जो टीचिंग मेथड था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, वो अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस है वो भी अपन कर चुके हैं। आज इसी क्रम में दूसरा है जो मेथड आपके सामने लिखा हुआ है, डायरेक्ट मेथड। क्या है? डायरेक्ट मेथड। तो आज अपन पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार इस चैनल को आप लाइक करें और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। तो देखिए, अब अपन स्टार्ट करते हैं आज का डायरेक्ट मेथड। इसके अंदर देखिए, सबसे पहले इससे पहले अपन जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ा था उसके अंदर क्या था, उसके अंदर ट्रांसलेशन को बहुत सबसे ज्यादा महत्व दिया गया था। इंपॉर्टेंस किसकी थी? ट्रांसलेशन की थी, कि बच्चा मदर टंग में ट्रांसलेशन करेगा। जब थोड़े दिन तो वो सही चला, लेकिन जब लोगों को ये लगने लगा कि यार ये सही नहीं है, तो उसके रिएक्शन में, उसकी प्रतिक्रिया में, उसको बुझाने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए फिर क्या आया, फिर एक मेथड दिया, वो था डायरेक्ट मेथड। क्या नाम था उसका? डायरेक्ट मेथड। जैसा इसका नाम है वैसी बात है। डायरेक्ट का मतलब है कि आप डायरेक्ट, जो आपकी जो टारगेट लैंग्वेज है, जैसे अपनी इंग्लिश है तो इंग्लिश में डायरेक्ट सोचो और डायरेक्ट बात करो, डायरेक्ट उसमें बात करो। तो ये था इसका मेन टारगेट। अब देखिए ये कहां से आया, कैसे दिया। सबसे पहले इसके एक बार अपन देखते हैं कहां से क्या हुआ, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आप, सबसे पहले एक विज्ञान इसका एक्सपाउंडर था, यानी जो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज का था, जो इसको बनाने वाला था वो कौन था? मैक्सिमिलियन बर्लिज। क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। इसका क्या था? चीफ, यानी तो मैन, इसको जो प्रतिपादक था वो कौन था? मैक्सिमिलियन बर्लिज। ठीक है। इसके बाद में इसने डेवलप इसने किया एडवोकेट। सबसे पहले बात इसने की थी वेस्ट ने, सबसे बात किसने की थी? वेस्ट ने। लेकिन इसका पूरा जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो किसने दिए हैं? मैक्सिमिलियन बर्लिज ने। तो कंफ्यूज नहीं हुए, इसको मैक्सिमिलियन बर्लिज जो इसका चीफ है, एक्सपोनेंट्स है, यानी प्रतिपादक है, तो ये कौन सा आएगा? बर्लिज आएगा। ठीक है। इसके बाद में देखिए, ये सबसे पहले कहां ओरिजिनेटेड हुआ, कहां चालू हुआ? ये फ्रांस में चालू हुआ। सबसे पहले कहां चालू हुआ? फ्रांस में चालू हुआ। लेकिन इसके जो बाकी जो विचार आए वो कहां से आए? वो जर्मनी से आए। कहां से आए? जर्मनी से आए। इतना इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। अब देखिए इसके अंदर क्या है। देखो, सबसे पहले है टीचिंग इज डायरेक्ट इन टारगेट लैंग्वेज। ये कह रहा है कि आपको ट्रांसलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ट्रांसलेशन है वो करना छोड़ो और डायरेक्ट आप ऐसा बच्चों को ऐसा बनाओ, आप लैंग्वेज अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको ऐसा बनाओ जिससे कि वो डायरेक्ट सिर्फ उस लैंग्वेज में सोचे। जैसे मान लो मेरे को इंग्लिश स्पीकिंग करनी है, तो मैं ये नहीं कि पहले उसका हिंदी में ट्रांसलेट करूं और हिंदी से इंग्लिश में करूं और उसके बाद बोलूं, उसे कभी नहीं सीख सकता। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इस वजह से अपन कभी नहीं सीख सकते। इसलिए इसका मेन काम क्या था? इसका मेन पर्पज ये था कि डायरेक्ट जो आपकी टारगेट लैंग्वेज जिसको आप सीखना चाह रहे हो उस लैंग्वेज में ही डायरेक्ट आप उनको पढ़ाओ। तो ये था। इसके बाद दूसरा अगला था, दिस मेथड क्रिएट्स करेज इन दैट एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। ये कह रहे हैं कि आपको सबसे ज्यादा इसमें जोर किस पे था? कम्युनिकेशन, यानी बोलने पर। सबसे ज्यादा बोलने पर जोर था। तो इस मेथड का सबसे ज्यादा जोर किस पे था? कम्युनिकेशन पे। उसके बाद में ग्रामर इज टोल्ड इन डिडक्टिवली। आपने देखा था कि उसके अंदर क्या हुआ था, उसके अंदर जो ग्रामर थी वो डिडक्टिवली पढ़ाई गई थी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, कि ग्रामर के लिए अलग से रूल बनाए गए हैं सारे ग्रामर। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि ग्रामर अलग से बिल्कुल आज जो अपनी सीबीएसई है वो इसको फॉलो कर रही है। सीबीएसई ये कहती है कि आप बच्चों को अलग से ग्रामर मत पढ़ाओ। जिस टाइम में आप मान लीजिए कि आप पाठ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, पाठ पढ़ाते समय और उसी टाइम में वर्ड को आप बताओ कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, कि वर्ब आई है या सेंटेंस कैसा है, क्या है, ये साथ ही साथ बताते जाओ। यानी इसमें सेपरेट ग्रामर का इसमें कोई एम्फेसिस नहीं है, सेपरेट ग्रामर आपको नहीं पढ़ानी चाहिए। इसके बाद में देखिए, डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन द वर्ड एंड इट्स मीनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कैसे है? देखिए अपन क्या करते हैं, मान लीजिए कि बच्चों को अपन ये समझाना चाह रहे हैं कि बफेलो, एक शब्द अपने पास बफेलो, तो अपन क्या करते हैं बफेलो का, तो उसमें क्या किया था अपने? उसका ट्रांसलेट किया उसके बच्चों को बताया, उसकी मदर टंग में बताया कि जैसे भैंस है, भैंस बताते बच्चे के दिमाग में वो पिक्चर आ गई कि हाँ ये मैं रोज देखता हूं। लेकिन ये जो आपका है डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि उसको ट्रांसलेट मत करो, उसको इंग्लिश में ही उसकी ऐसी उसको मैप करो, ऐसी ही उसकी मैपिंग करो, ऐसा ही उसको दिमाग में डालो, ऐसा जिससे ऐसी पिक्चर बन जाए कि वो इंग्लिश में नाम लेते उसके समझ में आ जाए कि हाँ बफेलो को मैं जानता हूं। तो ये कह रहा है कि बीच में मदर टंग को नहीं फंसाना है, उस वर्ड और उसका जो मीनिंग है उसका डायरेक्ट बोलने, जैसे ही इंग्लिश में आप नाम बोलो उस बच्चे को तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद में है, स्ट्रेस इज लेड ऑन ओरल स्पीच। इसमें क्या है, ये तो ये एक्यूरेसी की जरूरी नहीं है, बस वो ये कह रहा है कि उसको स्पीच यानी उसको बोलना आना चाहिए, उसकी जो फ्लुएंसी है वो तेज होनी चाहिए, ओरल होनी चाहिए। इसलिए इसमें सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया गया है? ओरल स्पीच पे। मैं आपको पहले बता चुका हूं, कोई ट्रांसलेशन नहीं होनी चाहिए इसमें।
ट्रांसलेशन तो अलाउड ही नहीं है इसके अंदर। बस इसमें क्या करना है, डायरेक्ट आपको जो टारगेट लैंग्वेज में ही समझना है। इसके बाद में देखिए फिर से वही आ गया, ग्रामर शुड नॉट बी सेपरेटली, ग्रामर को अलग तरीके से नहीं पढ़ाना है, बिल्कुल नहीं पढ़ाना है। और ओरल स्किल्स आर एम्फेसाइज्ड, ये बात वही बात फिर से घूम के आई है। तो इसमें मेन चीज आपका इसका क्या आया, इसकी मेन चीज यही है कि आपको डायरेक्ट जो अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं या किसी को भी लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो टारगेट लैंग्वेज को क्या करना है, डायरेक्ट उसी लैंग्वेज में सोचना है, उसी लैंग्वेज में पढ़ाना है और उस बच्चे के जितने मीनिंग है वो उसी लैंग्वेज में याद होनी चाहिए। ये इसका मेन जो आपका मेन इसका ये था, प्रिंसिपल्स ये थे कि इसके अंदर डायरेक्ट आप उसी में सोचेंगे जिस टारगेट लैंग्वेज को आप सीख रहे हो। तो ये थे कुछ इसकी बातें थी इंट्रोडक्शन की। अब अपन इसकी बात करेंगे कि इसकी मेरिट्स क्या है और इसकी डीमेरिट्स क्या है, यानी कुछ इसके कमियां भी हैं तो कुछ इसके अंदर क्या है अच्छे ही। तो सबसे पहले अपन मेरिट्स की बात करेंगे और उसके बाद डीमेरिट्स की बात करेंगे और उसके अंदर अपन बात करेंगे इसके अंदर जब एक टीचर पढ़ाता है या एक लैंग्वेज किसी को सिखाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या टेक्निक्स अपन यूज करते हैं। तो अपन बात करते हैं अब इसकी मेरिट्स देखिए अब क्या है। तो सबसे पहले देखिए दिस मेथड इज यूजफुल इन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स। इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि वो इसमें वर्ड को एकदम सही तरीके से उच्चारण करके सिखाया जाता है। जैसे अपने इंडिया में क्या है कि अपने जीटीएम को वो कर लिया या अडॉप्ट कर लिया। जैसे अपन आज भी इंग्लिश के बहुत से वर्ड हैं वो सारे के सारे क्या बोलते हैं, बहुत गलत बोलते हैं। इसलिए इसका सबसे बड़ा इसका मोटो ये था कि जो प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, प्रोनाउंस होना चाहिए वर्ड, उसका हमेशा करेक्ट होना चाहिए। ठीक है। दूसरा था दिस मेथड क्रिएट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग स्टूडेंट्स। अगर बच्चा धीरे धीरे इनको सीख जाएगा, उच्चारण करना सीख जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, उसको ये पता महसूस हो जाएगा कि हाँ मैं इंग्लिश को अच्छी तरह से बोल सकता हूँ, मुझे हर मीनिंग आने लग गई। तो क्या होता है फिर उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आने के बाद में और वो क्या, इसलिए तो क्या होता है जो इंग्लिश मीडियम बच्चे पढ़ते हैं वो जल्दी इंग्लिश क्यों सीखते हैं, वो इसी वजह से सीखते हैं क्योंकि उनको डायरेक्ट सारी चीजें इंग्लिश में बताई जाती हैं और वो इंग्लिश में ही याद करते हैं। और थोड़े दिन के बाद में जब सारी चीजें याद हो जाती हैं तो वो क्या करते हैं, फिर उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और आराम से वो इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और इससे विपरीत स्थिति अपनी है कि अपन हिंदी वाले हैं तो हिंदी भी सोचते हैं और कभी भी सही नहीं बोल सकते। तो देखिए अगला देखिए, इट इज ए नेचुरल मेथड। इसको देखो नेचुरल मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू 4 स्किल्स। ये सारी स्किल्स को कवर करता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये सबसे ज्यादा जोर किस पे देता है तो ये देता है लिसनिंग और स्पीकिंग। जो LSRW है उसके अंदर RW को एक कम टारगेट करता है, लिसनिंग स्पीकिंग को ज्यादा टारगेट करता है। उसमें रीडिंग राइटिंग आया था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में और इसमें आएगा लिसनिंग और स्पीकिंग। समझ आ गया। इसके बाद चौथा देखिए, इट इज सुटेबल फॉर सीनियर लेवल। देखिए छोटी क्लासों के लिए वास्तव में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है शुरू में। जैसे अपनी ग्रामीण क्षेत्र की जो स्कूल साइंस को देखते हैं तो क्योंकि संसाधन नहीं है अपने पास, इसलिए ये सीनियर लेवल पे ज्यादा सुटेबल है। इसके बाद में देखो उसके अंदर यूनिट ऑफ टीचिंग आया था वर्ड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या था, वर्ड आया था, लेकिन इसमें क्या आएगा, इसमें सेंटेंस आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बाद में यूज ऑफ विजुअल एड्स। देखिए सबसे बड़ा, अगर इसको आप सक्सेस करना चाहते हो तो ये सबसे बड़ी चीज है। कैसे है कि मान लीजिए मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि आप बफेलो के बारे में बताना चाहते हो। अगर उसको ये जो आपका मेथड है ये कहता है कि उसको उसे हिंदी में मत समझाओ, आप विजुअल एड्स यानी उसकी पिक्चर लेके आइए। तो बच्चे जब उनके आसपास की चीज होगी वो देखेंगे हाँ सर ये अच्छा ये बफेलो होती है। तो जब वो नेक्स्ट टाइम उसकी पिक्चर देखेगा तो वो कभी या वो अपने रियल लाइफ में देखेगा तो कभी उसको भैंस नहीं कहेगा, फिर उसको क्या कहेगा, बफेलो कहेगा। इसलिए अगर अपन विजुअल और ऑडियो विजुअल एड्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो ये मेथड है बहुत ही यूजफुल होगा। इसके बाद में दिस मेथड गिव्स इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस। सबसे ज्यादा स्पीच प्रैक्टिस देता है और इसका मेन मोटो ये क्या है कि अंग्रेजी या जो टारगेट लैंग्वेज है उसको ज्यादा से ज्यादा और फ्लुएंसी के साथ बोलना। समझ में आ गया। इसके बाद में दिस मेथड इज बेस्ड ऑन पर्टिकुलर बिफोर जनरल। देखिए सबसे बड़ी बात इसमें ये है, अपन ने देख और प्रैक्टिस बिफोर जनरल। देखो इसके अंदर ग्रामर भी इंडक्टिवली पढ़ाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले एक एक एग्जांपल समझाया जाता है और एग्जांपल से फिर एक कॉमन चीज बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि अपन को बहुवचन बनाना है, जैसे ईएस सीखना है कि ईएस कहां लगता है, तो ये क्या करें अपन, तो क्या करते हैं पहले बच्चों को रूल लिखाते हैं उसका। लेकिन ये क्या करेगा, ये करता है कि पहले उसकी उदाहरण देगा और उदाहरण देके फिर ये बताएगा देखो सब में ईएस लगा हुआ ना, क्यों लगा, देखो इसमें ऐसे इस कारण लगा, इसमें यहाँ ऐसे लगा हुआ है। तो फिर एक लास्ट में कॉमन रूल बन के आएगा कि इस वजह से अगर ये यहाँ पे ऐसा आता है तो ईएस लगेगा और यहाँ लगता है ऐसे लगेगा। तो ये क्या है, पहले एग्जाम्पल और उसके बाद में कॉमन रूल लेके आता है। समझ में आ गया। इसके बाद में ये था प्रैक्टिस बिफोर थ्योरी। ये प्रैक्टिकल में ज्यादा विश्वास करता है कि बच्चों को पहले प्रैक्टिस कराओ, थ्योरी अपने आप मिल जाएगी। तो ये थी इसकी मेरिट्स। अब दोस्तों इसकी जो आगे बच गई, देखिए अगर किसी में बहुत ही अच्छा है लेकिन कुछ कमियां तो होती हैं, तो अब अपन पढ़ेंगे इसकी डीमेरिट्स। देखिए देखो सबसे पहले क्या है, इट इग्नोर्स टीचिंग ऑफ फॉर्मल ग्रामर। देखिए
विद्वानों ने या इंग्लिश जो टारगेट लैंग्वेज है उसको सीखने वालों ने ये महसूस किया कि रियल में ये जो फॉर्मल ग्रामर है ये भी जरूरी है, क्योंकि जो अपना बैकग्राउंड है अपने इंग्लिश के अलावा जो और देशों में बैकग्राउंड है उनमें मदर टंग की सहायता से अपन सीख सकते हैं। डायरेक्टली उनको सिखाया गया तो वो रिजल्ट नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए था। इसलिए इसकी एक तो कमजोरी ये है कि ये फॉर्मल ग्रामर नहीं पढ़ाता है, इसके अलग से रूल नहीं बताता है, ये उसी के अंदर पढ़ाना चाहता है। दूसरा था मदर टंग इज नॉट यूज। देखिए सबसे बड़ी आज अपने इंडिया में भी देखो, सबसे बात अगर डायरेक्ट अपन इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले बच्चे को मदर टंग जरूरी होती है। इसलिए इसे मदर टंग का यूज होने से बड़ा लॉस होता है कि बच्चों को अपन जो चाह रहे हैं वो समझा नहीं सकते और नए बच्चा समझ सकता है उसको। इसलिए ये इसकी एक कमी है कि मदर टंग थोड़ा बहुत इसमें यूज होना चाहिए था। इसके बाद में टाइम कंज्यूमर, अगर एक चीज आप इंग्लिश को नहीं लेके आए हो और उस चीज को जो बच्चों की देखी हुई नहीं है अगर उसको अगर आप समझाना चाह रहे हो पिक्चर से कैसे भी समझाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद में बार बार उसको प्रैक्टिस कराओगे तब जाके बच्चों की समझ में आएगा, इसलिए इसमें टाइम सबसे ज्यादा लगता है। ये मैंने आपको बताया था कि ये लर्निंग और स्पीकिंग को सबसे ज्यादा, रीडिंग और जो राइटिंग आपकी उसको कम फोकस करता है, इसके लिए इसकी ये भी एक कमजोरी है। इसके बाद में अपने इंडिया में तो और क्राउडेड क्लासेस है भाई, तो एक एक बच्चे पे आप ध्यान नहीं दे सकते, और जब तक एक एक बच्चे पे आप ध्यान नहीं दे सकते इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो मोटो है वो सक्सेस नहीं होता है। इसलिए अपने इंडिया में जो क्लासेस है उसमें तो जीटीएम मेथड होगी, बड़ी क्लास में आप आराम से उससे पढ़ा सकते हो। इसमें एक एक बच्चे पे ध्यान रखना होता है जो इम्पॉसिबल है। एक पीरियड मान लो एक टीचर का पीरियड 1 घंटे का है और 100 बच्चों की क्लास है तो वो उसको नहीं फॉलो कर सकता। इसके बाद में नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स स्कूल। अपने इंडिया में स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है। उन स्कूलों में अगर अपन एड्स की बात करें या और टीचर्स की बात करें तो सारी चीज अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर इसको अपन लागू नहीं कर सकते। ट्रेन टीचर भी नहीं है आज अपने पास। अभी भी ऐसे बच्चों को आज टीचर ही ऐसा प्रोनाउंस करवाते हैं और बच्चा वैसे सीखते हैं, फिर वो बड़ा होकर टीचर बनता है तो उन बच्चों को वैसे ही सिखा रहा है। इसलिए इसमें सबसे बड़ी कमजोरी है कि आज अपन को आज भी ट्रेन टीचर नहीं मिल रहे हैं, जिससे इसको अपन पूरा ये सक्सेस नहीं हो रहा है। इसके बाद में इसके लिए अगर मान मैंने आपको बताया था जैसे बफेलो का एग्जाम्पल दिया था, लेकिन इससे बड़ी कोई चीज आप सिखाना चाह रहे हो जो मान लो कि ब्रह्मांड के बारे में अपन सिखा रहे हैं या और कोई चीज जो अपने यहाँ नहीं विदेशों में होती है तो उसके लिए एड से लेके आएंगे, उसको कॉस्टली होता है और वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये इसकी डीमेरिट्स है कुछ जो इसके कारण सक्सेस नहीं हो पाता है, यहाँ हम इसको महसूस कर रहे हैं। तो ये थी इसकी डीमेरिट्स अपने डायरेक्ट मेथड की। अब देखिए इसके साथ साथ इसमें अपन को ये भी पता होना चाहिए कि जब एक डायरेक्ट मेथड अपन यूज करते हैं तो कौन सी टेक्निक्स आती हैं, कौन सी विधि अपन यूज करते हैं जिससे बच्चों को अपन सिखा सकते हैं। तो देखिए आप लास्ट में वो देखते हैं, छोटी सी है 4-5 जो टेक्निक्स है इसकी। क्या कर सकता है कि सिखाने वाला क्या क्या बता सकता है। देखिए इसके लिए सबसे पहले करता है क्वेश्चन आंसर्स की इंग्लिश में एक्सरसाइज करवाता है, बार बार उनकी एक्सरसाइज करवाता है जिससे बच्चा लिखता है और जब बोलता है तो उसको जो उसके जो वर्ड्स है उसकी जो मीनिंग है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाती है। समझ में आया। इसके बाद में डिक्टेशन का मतलब होता है जैसे हिंदी में अपन श्रुतलेख बोलते हैं ना, जिसे बच्चों को अपन एक पैराग्राफ लिखवाया या 5 लाइन लिखवाई, उसके अंदर फिर बच्चों को आपस में उनको ये बताया जाता है कि भाई इसकी मीनिंग ये होगी, इसकी मीनिंग ये होगी। उसके बाद में बच्चा उसको देखता है कि हाँ ये मैंने गलत की है। फिर अपने जैसे क्या होता है कि उसको अपने ये कहा कि 5 बार तेरे को दोबारा इसको रिपीट करना है, वो लिखता है। जब 5 बार लिखता है तो उसको एकदम से उसके दिमाग में बैठ जाती है और उसके बाद में उसका आगे का जो मीनिंग है वो हमेशा याद रहता है। तो ये अच्छी इसके अंदर ये भी है कि टेक्निक है। इसके बाद में रीडिंग अलाउड, यानी अगर आपको ये देखना है कि उसका प्रोनाउंसिएशन वो सही कर रहा नहीं कर रहा, तो इसके लिए बच्चों को तेज आवाज में पढ़ाया जाता है, रीडिंग तेज करवाई जाती है और जहां उसकी गलती होती है वहां टीचर उसको करेक्ट करवाता है, तो जिससे वो बच्चा उसको सही बोलना सीख जाता है। तो ये इसमें रीडिंग अलाउड। उसके बाद में सेल्फ करेक्शन क्या होता है कि इसके अंदर मौका दिया जाता है और टीचर एक बार तो उसको बता दिया जाता है, टीचर द्वारा बता दिया जाता है और उसके बाद में बच्चा धीरे धीरे अपने आप उसमें करेक्शन करता रहता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि उस वर्ड को वो मीनिंग भी आता है और सही बोलने भी लग जाता है। इसके बाद में कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, मैंने कहा था कि इसके अंदर सबसे मस्ट क्या है, आपको बोलना आना चाहिए। जो टारगेट लैंग्वेज है, जैसे अपनी इंग्लिश है तो इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। तो ये क्या करते हैं, कन्वर्सेशन का मतलब होता है कि आपस में बातचीत करना, इंग्लिश टू इंग्लिश बातचीत करना। तो बार बार उस इंग्लिश टू इंग्लिश उस बच्चे से बात करोगे तो धीरे धीरे वो आपसे पहले शुरू में उसको थोड़ा जोर आएगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसको ऐसा हैबिट हो जाएगी वो और आराम से आपसे बातें करने जाएगा, क्योंकि उसको बोलने का मौका मिला है और वो धीरे धीरे इस चीज सब को इंग्लिश जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है उसमें बोलना स्टार्ट कर देगा। तो ये थी उसकी टेक्निक्स, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही अब बात यही है कि आपको इसका मेन मोटो ये समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद में आरपीएससी चाहे कैसा भी क्वेश्चन बनाए, दिनेश बोर्ड कैसा भी क्वेश्चन बनाए, आपको अगर उसकी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई तो आप बिल्कुल एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। तो दोस्तों आज ये थी टेक्निक्स, आज की इस क्लास में इतना ही। अब इससे अगले वाला जो मेथड बच गए उनकी लेके आएंगे, इनकी साथ साथ में इनकी प्रैक्टिस पे लेके आएंगे। और जाते जाते एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी जरूर करें। इसके साथ दोस्तों आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।